नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 सामाजिक में हम पाठ 2 संघर्षकालीन भारत का भाग 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। अब इससे पहले हमने जहांगीर पढ़ा था, तो जहांगीर पढ़ने के बाद जो अगला मुग़ल शासक बनता है वह उसका पुत्र शाहजहाँ होता है। तो इसे शुरुआत करते हैं। तो शाहजहाँ जो इसका शासनकाल देता है 1627 से 1658 में, क्योंकि 1627 को जहांगीर की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहाँ मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। तो शुरुआत करते हैं। तो शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था, यानी बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। ऐसे जैसे सलीम जहांगीर का बचपन का नाम था, वैसे ही शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। और मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जो अपने राजस्थान के उदयपुर के शासक हुए, जोधपुर के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, जिसको उर्फ जोधाबाई भी बोलते थे। उसका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया जाता है और उसी से ये शाहजहाँ होता है। तो कह सकते हैं कि ये इसका संबंध राजस्थान के जोधपुर ज़िले से भी है शाहजहाँ का। तो अब इसको शुरू करते हैं। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री, यानी 1612 में इसका विवाह होता है किससे? आसफ खां की पुत्री से, जिसका नाम होता है अर्जुमंद बानो। और इसी को क्या कहते हैं? मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। यानी इसका जो मूल नाम रहता है वह अर्जुमंद बानो होता है, और इसी को आगे इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। उसके साथ इसका विवाह होता है और इसी की याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। आपको पता होगा कि आगरा में जो ताजमहल है वह अपने मतलब उस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? मुमताज़, अर्थात इसकी पत्नी थी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो। तो ये आगरा का ताजमहल इसी के याद में शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। अब 1628 में इसका राज्याभिषेक होता है, यानी जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो जाती है, और लेकिन इसका जो राज्याभिषेक है 1628 में आगरा के किले पर होता है। इसके शासनकाल में किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में खान जहाँ लोधी, ये नाम ध्यान रखना, खान जहाँ लोधी और जुझार सिंह, ये होते हैं बुंदेल। यानी शाहजहाँ के शासनकाल में बुंदेलों द्वारा विद्रोह किया जाता है। कौन होते हैं? खान जहाँ लोधी और जुझार सिंह का विद्रोह हुआ। फिर इसके बाद 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में शाहजहाँ द्वारा पराजित किया जाता है। पुर्तगाली जहांगीर के समय भी हमने पढ़ा था, अकबर के समय हमने पढ़ा था कि पुर्तगाली मशीनरी भारत में आए थे। तो ये पुर्तगाली वही गोवा, जहाँ हमने पढ़ा था राज्य गोवा है, वहाँ पर पुर्तगाली रहते थे। इनको हुगली नदी पर यह पराजित करता है। इसने अहमदनगर, यहाँ दिकनीरा आपको अहमदनगर है, अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी इसके द्वारा ये पुर्तगालियों को हरा लिया और अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर की चर्चा हमने अकबर के शासनकाल में भी की थी। वहाँ पर एक महिला सुल्तान होती चांद बीबी, जिससे उसने अहमदनगर को जीता था।
इसके बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया, यानी इसकी विजय है ये। आदिल शाह को परास्त किया, जिससे उसने बीजापुर जीत लिया, अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, पुर्तगालियों को इसने हराया। तो ऐसे हमने इसको देखा। और इसके शासनकाल में दो विद्रोह बुंदेलों द्वारा विद्रोह किया गया था, वो हमने देखा। अब 1652 में, यानी 1652 में शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का, दक्षिण में है महाराष्ट्र की तरफ, दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया, यानी गवर्नर। इसका एक पुत्र होता है, ऐसे इसके 5 पुत्र होते हैं, उनके भी आगे नाम आएंगे। लेकिन औरंगजेब जो अगला मुग़ल शासक बनता है वो औरंगजेब ही होता है। तो उसको दक्कन का वाइसराय ये नियुक्त करता है 1651 में। 1651 में औरंगजेब द्वारा, देखो 1651 में औरंगजेब द्वारा शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया गया था। यानी औरंगजेब ने अपने आप को शासक बनाने के लिए इसने अपने पिता को ही आगरा के किले में कैद करवा दिया था। कब? 1651 में। अब फिर हम आगे बढ़ते। औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों, देखो इसके भाई आते हैं धारा, मुराद और शुजा को मरवाकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। यानी शाहजहाँ को तो किले में बंद कर ही देता है, फिर किले में बंद करने के बाद अपने भाइयों को ये मरवा देता है। उसके बाद ये स्वयं अपने आप को सम्राट या राजा घोषित कर देता है। 1666 में, यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, 1666 नहीं है यहाँ पे, 1666 नहीं है, 1666 ये देखो। 1657 में औरंगजेब द्वारा शाहजहाँ को कैद कर लिया जाता है और औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों को मरवा दिया जाता है और स्वयं की गद्दी पर बैठ जाता है। 1666 ये यहाँ पे, ये 1666 ये 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब वो धारा शिको, इसका एक और पुत्र होता है, इसने इसके 3 पुत्रों को तो मरवा दिया था। तो वो मैंने बताया था 5 पुत्र थे, औरंगजेब, धारा शिको, धारा, मुराद और शुजा, जिसमें से 3 पुत्रों को तो पहले मरवा चुका है। अब इसका एक पुत्र बचता है धारा शिको। इसके मध्य, यानी औरंगजेब और धारा शिको के मध्य उत्तराधिकारी हेतु, यानी राजा कौन बनेगा, इसके लिए धर्मठ का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। यानी धारा शिको को ये पराजित कर देता है और उस पराजित करने के बाद ये खुद शासक बन जाता है। तो अगला शासक कौन आया? औरंगजेब। तो हमने यहाँ पे शाहजहाँ का अध्ययन किया, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बीवी थी अर्जुमंद बानो, यानी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध होती है? मुमताज़ महल। इसी की याद में वो आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाता है। अब हम औरंगजेब को पढ़ लेते हैं। तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहता है वो 1658 से 1707। हालांकि शाहजहाँ की मृत्यु कब होती है? 1666 में होती है, लेकिन ये इसको 1657 में ही क्या कर लेता है? किले में बंद कर देता है, अपने भाइयों को मरवाकर सम्राट घोषित कर देता है। यानी ये अपने पिता के जीवित समय पे ही मुग़ल साम्राज्य को संभालने लग जाता है, यानी गद्दी पर बैठ जाता है। तो औरंगजेब के बारे में हम पढ़ते हैं, और जितने भी हम मुग़ल शासक पढ़े उनमें से ये सबसे विरोधी, मतलब हिंदू विरोधी शासक था। इसने मतलब जो अकबर ने सभी धर्मों को समान रूप से देखा था, इसने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल अकबर के विरुद्ध, यानी इसने सभी धर्मों को खूब प्रताड़ित किया
लोगों को परेशान किया, उनकी मतलब उन पे फोर्स डाला कि आप मुग़ल मतलब ये मुस्लिम धर्म अपनाओ, ऐसा औरंगज़ेब था। यानी इसने सभी को परेशान किया था। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब ने शासक बनने के बाद देखो उसके कुछ विजय हैं। असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ आदि पर अधिकार कर लिया। यानी एक ये साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए इसने युद्ध ज़्यादा लड़े। अंग्रेज़ों ने मतलब औरंगज़ेब ने, अंग्रेज नहीं, औरंगज़ेब 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लेता है। यानी 1678 में ये गोल भी अधिकार कर लेता है। अब औरंगज़ेब से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है औरंगज़ेब में पुरंदर की संधि जो 1665 में होती है, जो शिवाजी और औरंगज़ेब के मध्य होती है। इसमें बीच में एक औरंगज़ेब की ओर से एक शासक होता है जिसका हम आगे पढ़ेंगे। देखो औरंगज़ेब ने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। यानी राजा जयसिंह, जो ये राजा जयसिंह है, इसका संबंध राजस्थान की जयपुर रियासत ही है। ये इतिहास में मिर्ज़ा राजा जयसिंह के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। यानी औरंगज़ेब ने इसे मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। इसका सेनापति था जिसका संबंध राजस्थान की जयपुर रियासत से था। तो औरंगज़ेब ने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त करता है। फिर इसके बाद जयसिंह व शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि होती है। यानी औरंगज़ेब के समकालीन थे शिवाजी, नाम सुन रखा होगा उन्हें, मराठा सरदार थे ये। अब मुग़लों को खूब परेशान किया था। मुग़लों की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी और औरंगज़ेब को खूब परेशान कर रखा था। तो औरंगज़ेब ने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के लिए जयसिंह को नियुक्त किया। फिर जयसिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि संपन्न होती है जो 1665 में होती है, जिसे पुरंदर नामक स्थान पर होने के कारण इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत देखो क्या होता है। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 33 किले जयसिंह को दे दिए। इनके जो शिवाजी के अधीन में किले थे 23, उन किलों को ये औरंगज़ेब को अर्थात जयसिंह को दे देता है। फिर शिवाजी जयसिंह के प्रयासों से औरंगज़ेब के दरबार में पहुँचे, मगर औरंगज़ेब ने षड्यंत्र पूर्वक उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी अपनी सहयोगियों की चतुराई से सफलतापूर्वक किले से बाहर निकलकर महाराष्ट्र पहुंच गए। यानी इस संधि में कुछ शर्तें थी जिनको शिवाजी द्वारा मान ली जाती है और अपने 23 किले उनको दे दिए जाते हैं। फिर जयसिंह की मध्यस्थता से ही औरंगज़ेब से मुलाकात करने के लिए शिवाजी राजी होते हैं और जिससे वो दरबार में जाते तो औरंगज़ेब ने षड्यंत्र से उन्हें बंदी बना लिया, नज़रबंद कर लिया। फिर शिवाजी वहाँ से अपने सहयोगियों की सहायता से निकलने में सफल हो जाते और वहाँ से निकलकर वह महाराष्ट्र पहुँच जाता है। ये हमने पुरंदर संधि के बारे में पढ़ा जिसमें जयसिंह और शिवाजी के मध्य, लेकिन जयसिंह किसके नेतृत्व में, मतलब किसका नेतृत्व कर रहा था, औरंगज़ेब का। अब आगे हम पढ़ते हैं कि औरंगज़ेब के शासनकाल में हिंदू व्यापारियों पर 5% तक कर बढ़ा दिया। यानी मैंने अभी बताया था कि ये सबसे खराब शासक हुआ। इसने हिंदू जो भी व्यापारी थे उन पर 5% कर बढ़ा दिया। अर्थात कहने का मतलब है अगर वह हिंदू धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर वह मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो फिर उनमें कुछ रियायत थी। यानी कुल मिला के औरंगज़ेब सभी को अपना ही धर्म अपनाने के लिए जोर दे रहा था, इसलिए वह इसके हथकंडे थे
कभी टैक्स बनाता था, मंदिर तुड़वा दिए। इसने एक आदेश जारी किया था 1669 में, जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। संपूर्ण भारत में इस आदेश में संपूर्ण भारत में जो भी हिंदू मंदिर बने हुए हैं उनमें जो भी मूर्तियां लगी हुई है उनको खंडित करवाया था। तो इसके कुछ प्रमाण हमें आज भी देखने को मिलते हैं। जो उस समय के जो प्राचीन मंदिर हैं वो आज भी वहाँ खंडित हो रहे हैं, यानी कुछ टूटा हुआ है। तो 1669 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर ये लगवा देता है, जो अकबर द्वारा क्या कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। तो औरंगजेब की क्रूरता यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। औरंगजेब ने मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया, यानी इसने अपने धर्म को किसके रूप में, औजार के रूप में प्रयोग ये करता है। समझ में आ गया होगा। हमने औरंगजेब की नीतियों के बारे में पढ़ा जो काफ़ी हिंदू विरोधी थी। हिंदू विरोधी नहीं, जितने भी धर्म थे उन विरोधी नीतियाँ थी इसकी। देखो अकबर, यहाँ देखना, अकबर कालीन जरों का दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। यानी अकबर ने जो प्रथाएं का प्रचलन किया था अकबर कालीन थी, यानी जरों का दर्शन एक प्रथा थी, यानी शासक द्वारा झरोखे में आकर जनता को दर्शन दिए जाते थे। इस प्रथा को औरंगजेब ने रोक दिया और संगीत पर भी रोक लगा दी। कितना ये कठोर था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि 1668 में, देखो 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 में सतनामियों द्वारा विद्रोह किया। यानी इसके शासनकाल में, यानी इससे सब आहत हो गए थे और इसका विद्रोह कर दिया। तो हमने यहाँ पर जाटों का विद्रोह और सतनामियों का विद्रोह पढ़ा। ऐसे सिख गुरु तेग बहादुर ने भी इसके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, पर इस कारण उन्हें मार दिया गया। यानी जो भी इसके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाए उसको या तो ये मृत्युदंड दे दिया करता था। फिर आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ हमने औरंगजेब को कंप्लीट किया। अब इसमें आपको औरंगजेब में पुरंदर की संधि याद रखनी है, किसके मध्य होती है, कब होती है। फिर इसने जजिया कर वापस लगा दिया, हिंदुओं पर टैक्स लगा दिया, मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया, अकबर कालीन जो प्रथा थी उनको बंद कर दिया। फिर जाटों का विद्रोह होता है, सतनामियों का विद्रोह होता है, तेग बहादुर को ये जो सिख गुरु थे उनको मरवा देता है। ऐसे इसके ये कारनामे थे। लेकिन अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला शासक बहादुर शाह बनता है। ये बहादुर शाह बनता है। तो औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया, इसलिए मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। यानी कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद, यानी औरंगजेब ने जो काम किए वो सभी उसके विरोधी हो गए। जो अकबर ने सबको अपने सहयोगी के रूप में बनाया था वो सब अब विरोधी हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य लड़खड़ा गया, क्योंकि उसके जो भी उत्तराधिकारी आए वो इतने योग्य नहीं थे जो आगे चल सके, क्योंकि सब इसके विरोधी थे। तो धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। फिर 1707 में बहादुर शाह शासक बना, जिसकी हम चर्चा करें। बहादुर शाह की यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके शासनकाल में, देखो हम जब बहादुर शाह शासक बनता है उसके शासनकाल में यहाँ देखते हैं, उसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक शिष्टमंडल उसके दरबार में भेजा। इस शिष्टमंडल में यानी कुछ सदस्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह के दरबार में भेजते हैं। उनमें एक महिला थी जिसका नाम था डोना जूलियाना डायस महिला थी। इस महिला का प्रभाव मुग़ल साम्राज्य पर देखने को मिलता है। यानी
बहादुर शाह होता है, उसके दरबार में एक शिष्टमंडल आता है अंग्रेज़ों का, उसमें एक महिला होती है। फिर वो महिला वहीं दरबार में रुकती है, जिसका प्रभाव देखने को बहादुर शाह के शासनकाल में देखने को मिलता है। बहादुर शाह ने इसे उपाधियाँ दी, जैसे खातून, बीबी, फिदवी आदि की उपाधियाँ दी। और इसने यहाँ रहकर यानी भारत में रहकर, बहादुर शाह के शासनकाल में भारत में रहकर इसने अंग्रेज़ों का खूब संरक्षण किया, यानी उनको बढ़ावा दिया। फिर अंत में 1757 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड, ये हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, वो फर्स्ट था बहादुर शाह जो 1707 में बना था, वो फर्स्ट था। इसके बीच में भी बहुत शासक हुए, लेकिन 1757 आते आते अंग्रेज़ों का पूरी तरह भारत पर नियंत्रण हो चुका था। तो अंग्रेज़ों ने अंतिम जो बहादुर शाह होता है सेकंड, उसको नज़रबंद, यानी नज़रबंद का मतलब कैद कर लिया, कैद करके यानी भारत पर अधिकार कर लिया, यानी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आपने 1757 की क्रांति, मतलब इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। तो ऐसे करके ये होता है, यहाँ मुग़ल साम्राज्य भी ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पे आप 1857 कर दे, 1757 नहीं है, कितना 1857, यानी जो हमने अभी बहादुर शाह जो फर्स्ट पढ़ा, और इसके बाद हमने डायरेक्ट अंतिम शासक बहादुर शाह सेकंड को पढ़ा। इसके बीच में भी बहुत सारे मुग़ल शासक हुए, यानी लगभग 100 वर्षों का है, लेकिन उनका कोई इतिहास इतना नहीं है, कोई ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके बुक में भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। तो हमने डायरेक्ट बहादुर शाह फर्स्ट से फिर अंत में बहादुर शाह सेकंड पर आकर मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, यानी 1857 में मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज फिर हम नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम मुग़ल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन नोट्सों को अच्छी तरह तैयार कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। कोई विद्यार्थी है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है और लॉकडाउन की वजह से अभी पढ़ाई बाधित है, तो आप उसे चैनल के बारे में बताकर उसकी पढ़ाई भी जारी करवा सकते हैं, वो भी पढ़ सकता है। तो शेयर ज़रूर करें, आपका कोई मिलने वाला हो, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अगले वीडियो तक, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।